लेक्चर 29। पेज 1। वर्धन वंश। भूमिका। पुष्यभूति। प्रभाकर वर्धन। राज्यवर्धन। हर्षवर्धन। भूमिका। गुप्त साम्राज्य का पतन लगभग 550 एडी में हुआ। उल्लेखनीय है कि गुप्त काल में सामंतवादी व्यवस्था का विकास हुआ था। यही सामंत धीरे धीरे शक्तिशाली होते गए और जब एक तरफ हूणों का आक्रमण गुप्त साम्राज्य को प्रभावित कर रहा था, तभी सामंतों ने भी अपने आप को स्वतंत्र करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार गुप्तों के पतन के बाद बहुत से छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आने लगे। इन्हीं में से एक राज्य थानेश्वर हरियाणा में स्थापित हुआ, जिसे पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के नाम से जाना जाता है। पेज 2। पुष्यभूति वंश 550 से 712 एडी। पुष्यभूति या वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। इन्होंने हरियाणा के थानेश्वर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी और थानेश्वर को ही अपनी राजधानी घोषित किया था। प्रारंभ में पुष्यभूति गुप्तों के ही गवर्नर थे। इन्होंने बहुत अधिक राज्य विस्तार तो नहीं किया, बल्कि थानेश्वर को शक्तिशाली बनाया। प्रभाकर वर्धन। कालांतर में इस वंश में प्रभाकर वर्धन एक शक्तिशाली शासक के रूप में गद्दी पर बैठे, जिन्होंने इस वंश का विस्तार किया। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन थे, जबकि 1 पुत्री राज्यश्री थी। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात 604 एडी में राज्यवर्धन गद्दी पर बैठे। पेज 3। राज्यवर्धन। राज्यवर्धन ने अपने पिता की भांति राज्य का विस्तार जारी रखा। उल्लेखनीय है कि राज्यवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन से हुआ था। इसी समय बंगाल के शासक शशांक गौड़ थे और इसी समय शशांक गौड़ बंगाल से उत्तर भारत की ओर बढ़े। इन्होंने मालवा के शासक देवगुप्त से एक गठबंधन बनाया और इस गठबंधन ने कन्नौज पर आक्रमण किया। एक युद्ध में ग्रहवर्मन को हराकर शशांक गौड़ और देवगुप्त ने उसकी हत्या कर दी। इसके पश्चात राज्यवर्धन के साथ 606 एडी में पुनः शशांक गौड़ ने एक युद्ध लड़ा और इस युद्ध में शशांक गौड़ ने राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी। पेज 4। शशांक गौड़। शशांक गौड़ बंगाल का शासक था। रामशरण शर्मा के अनुसार वो एक जनजाति से संबंधित थे। जब उत्तर भारत में आए तो वे ब्राह्मण धर्म में परिवर्तित हो गए। शशांक गौड़ ने बौद्धों पर बहुत अधिक अत्याचार किए थे। उन्होंने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, स्तूपों को तोड़वाया और चैत्यों एवं विहारों को भी नष्ट कर दिया। परंतु 606 एडी में हर्षवर्धन और शशांक गौड़ के बीच एक युद्ध लड़ा गया, जिसमें हर्षवर्धन ने शशांक गौड़ को पराजित करके उसकी हत्या कर दी। हर्षवर्धन 606 एडी से 647 एडी 606 एडी में सिंहासन पर बैठे। इन्होंने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। इनकी प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर ही थी, परंतु शशांक गौड़ को पराजित करने के बाद राज्यश्री को इन्होंने सती होने से बचाया। पेज 5। और राज्यश्री के विनम्र अनुरोध से ये कन्नौज के सिंहासन पर बैठे। इस प्रकार कन्नौज इनकी राजधानी बनी। हर्षवर्धन 16 वर्ष की उम्र में ही सिंहासन पर बैठे थे। इन्होंने उत्तर भारत में अपने राज्य का विस्तार किया। इनके राज्य के अंतर्गत उत्तर, पश्चिमी और पूर्वी भारत के राज्य थे। राजतरंगिणी के अनुसार हर्षवर्धन पहले शैव धर्म के अनुयायी थे, परंतु बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को अपनाया था। इनके दरबार में एक प्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट निवास करते थे, जिन्होंने 2 प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे। 1 हर्षचरित, 2 कादंबरी। हर्षवर्धन स्वयं भी एक बहुत विद्वान शासक थे और उन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की थी। 1 रत्नावली, 2 नागानंद, 3 प्रियदर्शिका। पेज 6। इसलिए हर्षवर्धन को एक साहित्यकार सम्राट भी कहा जाता है। इन्हें अंतिम हिंदू सम्राट के नाम से भी जाना गया। इस समय असम के शासक भास्कर वर्मन थे। इनके काल में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग भारत आए थे। हुएनसांग भारत में 16 वर्ष तक रहे। इन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। हुएनसांग भारत बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने आए थे। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का भी भ्रमण किया था। हर्षवर्धन हुएनसांग का बहुत सम्मान करते थे। हुएनसांग के सम्मान में हर्षवर्धन ने 2 बौद्ध सभाएं प्रयागराज और कन्नौज में आयोजित करवाईं। हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय की दूसरी मंजिल का निर्माण करवाया था। हर्षवर्धन को एक कल्याणकारी शासक के रूप में भी जाना जाता है। पेज 7। इन्होंने अपनी कुल आय को 4 भागों में विभाजित किया था। 1 फ्रैक 1/4 भाग कल्याणकारी कार्य के लिए, 2
फ्रिक 14 प्रशासनिक व्यय। 3 फ्रक 14 व्यक्तिगत खर्च। 4 फ्रिक 14 भाग विद्वानों के लिए। हर्षवर्धन के काल में प्रसिद्ध चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय थे। 644 एडी में हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी को पार करके दक्षिण भारत में राज्य विस्तार का प्रयास किया, परंतु पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन के विजय रथ को रोक दिया और नर्मदा नदी के किनारे एक युद्ध में हर्षवर्धन को पराजित कर दिया, जिसके पश्चात हर्षवर्धन की मृत्यु 647 एडी में हो गई। इनकी मृत्यु के पश्चात वर्धन वंश का पतन आरंभ हो गया। हर्षवर्धन की माता का नाम यशोमती था। पेज 8 मध्यकालीन भारत का इतिहास 712 एडी से 1707 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल 712 एडी से 1206 ईस्वी। मध्यकाल 1206 एडी से 1707 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल त्रिपक्षीय संघर्ष 750 से 1100 ईस्वी। राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल, राजपूत राज्य, चौहान वंश, गहड़वाल वंश, परमार वंश, चंदेल वंश, चालुक्य वंश। इस्लाम का उदय, 3 मुस्लिम आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी। पेज 9 मध्यकाल दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी। विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य 1526 से 1707 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल त्रिपक्षीय संघर्ष, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात वर्धन वंश का पतन प्रारंभ हो गया। 8वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते कन्नौज में कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं रहा। इस प्रकार कन्नौज में एक राजनीतिक रिक्तता की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस राजनीतिक रिक्तता को भरने के लिए 3 अलग अलग क्षेत्रों से शासक कन्नौज की ओर बढ़े, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया।